फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो कि काफी अमीर है, लेकिन हाल फिलहाल में उन्हें कुछ दिक्कतें आने लगी हैं। लाइक घर की जो बेटी दिव्या है उसका एक्सीडेंट उसके मंगनी के दिन ही हो गया और अब वो चल नहीं सकती। वहीं बड़ी बेटी जो थी वो दूसरे धर्म वगैरह में शादी करके घर छोड़ दी और उसके 2 बच्चे हुए। देन कुछ फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ जिसमें पेरेंट्स नहीं बच पाए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये परिवार अमीर होते हुए भी कई निजी दिक्कतों से गुजर रहा है। इसलिए परिवार वाले अपने गुरु से इन परेशानियों का हल मांगते हैं और गुरुजी कहते हैं कि इनके परिवार पे कुल देवी का शाप लग गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग सालों से अपने गांव के कुल देवी की पूजा नहीं किए हैं, बस पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे में इन्हें नवरात्रि में 2 दिन गांव में रहना होगा, कुल देवी के लिए दिया जलाना होगा और दुर्गाष्टमी के दिन पूजा संपन्न करना होगा। शर्त यह है कि पूजा में पूरा परिवार सम्मिलित होना है, यानी कि बड़ी बेटी के जो 2 बच्चे हैं उन्हें भी पूजा में हिस्सा लेना होगा। अब परिवार का मैनेजर बताता है कि फिलहाल वो दोनों बच्चे एक बड़े ऑडिटर के गोद लिए हुए बेटे की देखरेख में 24 घंटे रहते हैं। तो इन 2 बच्चों की जो नानी हुई, जो कि अभी फिलहाल इस परिवार की मेन मेंबर है, उनकी ही बात परिवार में सब लोग सुनते हैं। तो वो मैनेजर से इन बच्चों को भी बुलाने कहती है। तो इसके बाद ये परिवार वाले गांव में रहने के लिए एक बंगला बुक करते हैं जो कि कई कमरों का आलीशान राजमहल था। राजमहल कुलदेवी की मंदिर से भी सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ही था। बस प्रॉब्लम ये थी कि राजमहल को लोग भूतिया मानते थे। इसके ओनर का नाम कुछ ओटीपी था और वो फनी कैरेक्टर है जो कि इस परिवार से महल के असाधारण होने वाली बात को छिपा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये परिवार महल को खरीदने तक का सोच रहे थे। अमीर लोग हैं यार। ओटीपी यहाँ बस चालाकी से इतना कहता है कि भैया इस महल का जो साउथ वाला साइड है वहां कोई मत जाना, वहां जाने से कुछ हो सकता है खतरा, वरना महल कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकते हो। खैर, तो इसके बाद वो 2 बच्चे भी आते हैं जिनका रखवाला भी उनके साथ आता है एंड हिज नेम इज पांडियन और वही मेन कैरेक्टर है। पांडियन के किरदार को राघव लॉरेंस ने प्ले किया है। खैर, हम देख पाते हैं कि ये परिवार वाले इन 2 बच्चों को ठीक से ट्रीट नहीं करते, इंक्लूडिंग नानी, मानो वो परिवार के हैं ही नहीं। खैर, अगले दिन घर में हम एक लक्ष्मी नामक लड़की को भी देखते हैं जो कि इसी महल के पीछे रहती है और वो दूध वाले की बेटी है। यहाँ पांडियन और लक्ष्मी के बीच थोड़ा अट्रैक्शन होता है और हम जान पाते हैं कि लक्ष्मी महल को अंदर से देखना चाहती है। खैर, ये परिवार सेटल होने के बाद कुलदेवी के मंदिर को देखने जाते हैं, लेकिन वहां आसपास तो एकदम जंगल हो चुका था। ऑब्वियसली कोई ख्याल रखने वाला जो नहीं था। यहाँ इन्हें एक अघोड़ी बाबा दिखते हैं जो कि अजीब बातें कहते हैं। लाइक, वो नहीं आया क्या तुम लोगों के साथ? वो आएगा तभी तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक होगा। खैर, ये लोग मंदिर के एक पुजारी से मिलते हैं, ये दूसरा पुजारी है, और मंदिर में दीप जलाने और पूजा करने की बात करते हैं। पुजारी कहता है कि ये मंदिर 60 साल से इसी हालत में है और यहाँ कोई पूजा नहीं होगी, ना ही दीप जलेगा, क्योंकि चंद्रमुखी ऐसा होने नहीं देगी। पुजारी जी बताते हैं कि अगर मंदिर में रोशनी हो गई तो कोई तो वेट्टियन नाम का है, वो शक्तिशाली हो जाएगा। पुजारी बाबा के हिसाब से जिस अघोड़ी बाबा से ये लोग जस्ट थोड़ी देर पहले मिले थे वो पिछले कितने सालों से सेम दिख रहे हैं, किसी को नहीं पता। तो समझ जाओ उनकी एज क्या होगी, क्योंकि ये जो पुजारी जी हैं ये जब बच्चे थे तो भी ये अघोड़ी बाबा इसी तरह दिखते थे। ओवरऑल यही कहना था कि पूजा वगैरह की हट छोड़ दो, यहां से चले जाओ अगर अपनी जान बचानी है तो। लेकिन परिवार वाले, स्पेशली नानी, भी बिना पूजा किए नहीं जाने वाली थी। तो इसलिए पुजारी मान जाते हैं। वो कहते हैं कि फिर मंदिर की साफ सफाई करवाओ तुम लोग, अगर तुम्हारे नसीब में पूजा करना लिखा होगा तो सब हो ही जाएगा। दूसरी तरफ लक्ष्मी पांडियन से मिलकर महल को अंदर से देखने की बात करती है और पांडियन भी रात में उसे चुपचाप महल घुमाता है। ये लोग महल के साउथ की ओर चले जाते हैं जहां हम एक कमरा देख पाते हैं। वो कमरा बंद था और देखकर ऐसा लगता है मानो वहां कुछ असाधारण शक्ति है। खैर, अगली रात परिवार की एक लेडी महल के दक्षिण वाले हिस्से में चली जाती है और वहां एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीचों बीच एक अजीब सा निर्जीव इंसान जैसा कुछ तो था। इसी हॉल के एक दूसरे छोर पे उस लेडी को घुंघरू का एक पार्ट मिलता है जिसे वो उठा लेती है और उसके ऐसा करते ही हम एक असाधारण शक्ति को घर के उस बंद कमरे की ओर जाते देखते हैं। अब इस कमरे में वो शक्ति एक दीवार से टकराती है और वहां चंद्रमुखी का एक पोर्ट्रेट अपने आप खिल उठता है। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रमुखी की रोल को कंगना रनावत ने प्ले किया है। वहीं घर के पास हम एक बड़े से सांप को भी देखते हैं और फिर वो लेडी इतना डरती है कि एकदम से चिल्ला उठती है। सभी घर वाले उठ जाते हैं और सिचुएशन कंट्रोल में आता है। अब इन हादसों से वो 2 बच्चे इतना डर गए थे कि वो अपनी नानी के पास सोने ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि नानी का चेहरा उनकी स्वर्गवासी मां से मिलता था। अब अगली सुबह जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो वो बच्चों को डांटने लगते हैं
क्योंकि उन्हें बच्चों को अपने करीब नहीं आने देना था। वो लोग बच्चों को घर से निकालने तक की बात करते हैं और ऐसे में पांडियन थोड़ा ज्ञान देता है कि कैसे धर्म वगैरह से कुछ नहीं होता। दोनों बच्चे में लड़के का नाम कलाम है और लड़की का नाम रागनी, जो कि अपेरेंटली नानी का भी नाम था। यानी कि इन बच्चों के माता पिता ने धर्म वगैरह को साइड रख के प्यार के राह को अपनाया था। अब हालांकि इस दुनिया में वो नहीं है, तो ऐसे में आप भी बच्चों को अपनाओ, धर्म वगैरह की बात मत करो। ये सब सुन के सबका दिल पिघल जाता है और सभी लोग बच्चों को अपना लेते हैं और उन्हें प्यार देते हैं। फिर गाना वगैरह होता है। दूसरी तरफ मंदिर के साफ सफाई का काम चल रहा था, लेकिन वो सांप एक मजदूर को डुबा कर मार देता है और दूसरा मजदूर जब लाइट जलाने के लिए जाता है तो उसे भी बिजली के झटके लग जाते हैं, जिससे वो भी मारा जाता है। ऐसे में पुजारी जी फिर से कहते हैं कि ये पूजा वगैरह के चक्कर में मत रहो, यहां से निकल लो, देख रहे हो चंद्रमुखी क्या क्या कर रही है। 2 लोग मारे गए, लेकिन नानी और परिवार वाले थोड़ी मानने वाले थे। वो लोग एक पंडित से घर के दक्षिण हिस्सा की पूजा करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पंडित पे कोई तो अटैक करता है। कौन, ये हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन हाँ, ये ढोंगी पंडित तुरंत भाग निकलता है। अब मंदिर के साफ सफाई का काम भी रुक गया था और सभी काफी परेशान थे। ऐसे में पांडियन डिसाइड करता है कि वो कुल देवी के मंदिर जाकर दिया जला देगा, साफ सफाई कर देगा, ताकि ये सब जो नाटक हो रहा है वो खत्म हो। पांडियन ऐसा ही करता है, जिसके ठीक बाद हम घर में बहुत सारी असाधारण गतिविधियां देखते हैं। लाइक किसी के घुंघरू की आवाज, चीजों का टूटना फूटना, किसी औरत के गाने की आवाज इत्यादि। सबका शक लक्ष्मी पे जाता है क्योंकि वही घर के साउथ वाले हिस्से में मिलती है। वहीं पांडियन के जलाए दिए से मंदिर के आसपास आग लग जाती है, जिससे किसी तरह पांडियन बच के निकलता है। वहां पांडियन की मुलाकात उसी अघोरी बाबा से होती है और बाबा कहते हैं कि पांडियन ही सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन इसमें उसकी जान भी जा सकती है। खैर, ये सब अनहोनी के बाद वापस से फिल्म के पहले सीन वाले गुरुजी को बुलाया जाता है और वो ओटीपी से पूछते हैं कि क्या इस घर में पहले कुछ हुआ था। ओटीपी बताता है कि पहले भी यहाँ अजीब चीजें हुई है। बेसिकली यहाँ बात हो रही थी पहली जो चंद्रमुखी मूवी थी उसकी। अब अगर आपने पहली चंद्रमुखी नहीं देख रही है तो मैं आपको बता दूं कि भूल भुलैया की जो कहानी है सेम उसकी कहानी है। ये सब मूवी रीमेक्स हैं एक दूसरे की। इनफैक्ट भूल भुलैया ही सबसे लेटेस्ट है, तो वही सबसे बड़ी रीमेक है। खैर, वो सब छोड़ते हैं, इस कहानी पे आते हैं। तो गुरुजी सबको लेके साउथ वाले एरिया में जाते हैं और वहां उन्हें किसी औरत के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, यानी कि घर के किसी औरत के अंदर ही चंद्रमुखी की आत्मा है और इसका पता लगाना सिंपल होने वाला था। बेसिकली सभी औरत को एक पर्टिकुलर जगह पे जाना होगा जहां घुंघरू के टुकड़े को देखा गया था, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया है, मतलब वहीं पे आत्मा वगैरह ट्रिगर हो जाएगी। तो ऐसे में जिसके अंदर भी चंद्रमुखी होगी वो उस एरिया के पास जाते ही अपने आप से बाहर आ जाएगी। सभी औरत एक एक करके उस एरिया में जाती हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्मी जाने से कतरा रही थी। उसे जबरदस्ती उस एरिया में ले जाया जाता है और हाथापाई में लक्ष्मी व्हील चेयर वाली लड़की दिव्या, जो कि नानी की बेटी है, उसे उस एरिया में ड्रैग कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि उस व्हील चेयर वाली लड़की दिव्या का रंग रूप ही बदल जाता है। वो एकदम हवा में लेविटेट करती है, फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, चिल्लाना शुरू करती है और कहती है कि वही चंद्रमुखी है। यानी कि इट वाज क्लियर कि दिव्या के अंदर ही चंद्रमुखी की आत्मा थी, ना कि लक्ष्मी के अंदर। लक्ष्मी तो बस डर रही थी और ऐसे ही वो थोड़ी सी थी। दिव्या सभी को यहाँ से चले जाने को कहती है, वरना वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देगी, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। हमें पता चलता है कि उस दिन जब घर की वो लेडी घुंघरू के पार्ट को उठाई थी तो उसके बाद दिव्या भी पीछे से वहीं गई थी। दिव्या के गले में वही घुंघरू का पार्ट है और शायद इसी से दिव्या पजेस हुई होगी। इसके बाद दिव्या होश में आती है और वो ठीक ठाक चलने फिरने लग गई थी। दिव्या को तो बिल्कुल याद नहीं था कि भैया वही चंद्रमुखी है, वो थोड़ी देर पहले क्या क्या करी है, तो वो इसी बात से खुश थी कि वो अब चल फिर सकती है, वो एकदम ठीक हो गई है। तो इस घटना के बाद उसे पजेस दिव्या यानी चंद्रमुखी का प्रकोप और बढ़ने लगता है और वो हर रात चंद्रमुखी बन के पूरे घर को हॉन्ट कर रही थी। वो एक तलवार भी तेज कर रही थी क्योंकि दुर्गाष्टमी के दिन वो किसी को मारना चाहती थी। अब आप पूछोगे कि वो किसको मारना चाहती है? वेल, यहाँ हमें कई सालों पहले की कहानी बताई जाती है, जो कि ऑब्वियसली वही अघोरी बाबा बताते हैं क्योंकि उनको ही सारा ज्ञान था। ये कहानी थी वेट्टियन और सेंगोट्टियन की, और ये अघोरी बाबा और कोई नहीं बल्कि सेंगोट्टियन के महागुरु रुद्र थे। तो बेसिकली वेट्टियन एक राजा था और सेंगोट्टियन उनका सबसे करीबी दोस्त और सेनापति। ये दोनों अपने सेना के साथ विजयनगर के महल में प्रवेश कर जाते हैं और इस राज्य को जीत लेते हैं। यहाँ वेट्टियन को महल में चंद्रमुखी नाम की नर्तक दिखती है, जिसपे वो फिदा हो जाता है। लोगों का मानना था कि चंद्रमुखी नृत्य की रानी है और उस पर कोई भी हक नहीं जता सकता, वरना वो मारा जाएगा। खैर, वेट्टियन ये सब में नहीं मानता था और वो सेंगोट्टियन से कहता है कि उसे चंद्रमुखी किसी भी हाल में चाहिए, वरना वो एकदम तिल तिल के ऐसे ही परेशान रहेगा। तो ऐसे में सेंगोट्टियन वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए चंद्रमुखी लेकर आऊंगा, और वो चंद्रमुखी को लाने निकल पड़ता है। सेंगोट्टियन चंद्रमुखी से मिलता है, देन उसे बचाता है, उसे लेकर भी आ जाता है, लेकिन इन सब में अब उसे खुद भी चंद्रमुखी पसंद आने लग गई थी। तो ऐसे में राजा वेट्टियन और सेनापति सेंगोट्टियन में लड़ाई हो जाती है, जिसमें सेंगोट्टियन वेट्टियन का सर काट देता है। इसके बाद सेंगोट्टियन बन गया राजा
और चंद्रमुखी बनेगी उसकी रानी। सेंगोटियन चंद्रमुखी को दुल्हन माफिक सजाकर पूजा करने उसी कुल देवी के मंदिर में जाता है। वहां सेंगोटियन के गुरु रुद्र, जो कि अभी अघोरी है, वो समझ जाते हैं कि चंद्रमुखी एक्चुअली में गुना सेकरा से प्यार करती है और गुना सेकरा वही आसपास था। वैसे आपको बता दूं कि चंद्रमुखी खुद भी सेंगोटियन को यह बात बता चुकी थी कि वो गुना सेकरा से प्यार करती है, लेकिन इस बात से सेंगोटियन को फर्क नहीं पड़ता, बस उसे चंद्रमुखी से शादी करनी थी, भले ही इसके लिए उसे गुना सेकरा को मारना ही क्यों ना पड़े। ऑफ कोर्स जब अपने राजा और करीबी दोस्त वेट्टियन को वो चंद्रमुखी के लिए मार दिया तो गुना सेकरा कौन है। नाउ रुद्र मोस्टली सेंगोटियन को ये बता देते हैं कि गुना सेकरा कहां है, साथ ही वो सेंगोटियन को रोकते भी नहीं, जिसके परिणाम अनुसार सेंगोटियन गुना सेकरा को पहले तो पिटवाता है, पैर वैर तोड़ देता है, फिर सभा में चंद्रमुखी के साथ नचवाता है और फिर उसे एक चादर जैसे में कुछ तो लपेट के अंदर गर्दन काट के मार देता है। इसके बाद वो चंद्रमुखी को भी हॉल के बीच में जिंदा जला देता है, क्योंकि चंद्रमुखी उसे धोखा दे रही थी। अब याद है इस घर के हॉल के बीच एक अजीब निर्जीव इंसान जैसा स्ट्रक्चर था, शायद वो जली हुई चंद्रमुखी का शरीर था। वैसे चंद्रमुखी के मरने के बाद सेंगोटियन भी चैन की जिंदगी नहीं जी पाता। वो एक कक्ष में खुद को बंद कर लिया जहां एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। हो ना हो ये वही सांप है जिसे हमने देखा है मूवी में थ्रू आउट। तभी से यहाँ चंद्रमुखी का प्रकोप है और उसे सेंगोटियन या वेट्टियन को मार गिराना है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि पांडियन को इस महल में एक खुफिया कमरा मिलता है जहां वो कुछ दरवाजे खोलता है। ये वही कक्ष था जिसमें सेंगोटियन मरा था और इससे पांडियन के अंदर सेंगोटियन की आत्मा आ जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा वहीं पे बंद थी। अब यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं तमिल में मूवी देखा हूँ, तो उसके अंदर सेंगोटियन की आत्मा है कि वेट्टियन की, मतलब थोड़ा मेंटेन कर लेना। लेकिन मूल कहानी यही है कि चंद्रमुखी को बदला लेना है और फिलहाल आत्मा है पांडियन के अंदर, तो चंद्रमुखी यानी कि दिव्या अगर पांडियन को मारेगी तो ही उसका बदला पूरा होगा। ठीक कुछ वैसा जैसा हमने भूल भुलैया में देखा था, जस्ट दैट यहाँ एक्चुअल में आत्माएं हैं। खैर दूसरी तरफ तो हम जानते ही हैं कि दिव्या के अंदर चंद्रमुखी है जो कि अब बहुत ज्यादा हावी हो गई है, तो यहाँ एक लड़ाई होना तो तय हो चुका था और चंद्रमुखी तभी शांत होगी जब सेंगोटियन या वेट्टियन मरेगा, यानी पांडियन जब मारा जाएगा दुर्गाष्टमी को। तो दुर्गाष्टमी आता है, इनके बीच तलवारबाजी होती है, साथ ही पैरेलल में कुल देवी की पूजा भी चल रही होती है। शुरू में तो लड़ाई में पांडियन हावी था दिव्या यानी कि चंद्रमुखी पे, क्योंकि ऑब्वियसली पांडियन के अंदर भी आत्मा थी, लेकिन पांडियन का एक प्लान था जिसके तहत वो एक फेरे में जाकर अपने अंदर से आत्मा को निकाल लेता है एंड देन वो अपने होश में आ जाता है एंड सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है, जिसमें अघोरी बाबा और साथ में हमारे जो गुरुजी थे सब लोग मिले हुए थे। बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि पांडियन अब अपने होश में था, उसके अंदर से आत्मा निकल गई थी, लेकिन अभी भी उसको चंद्रमुखी से जो पजेस दिव्या है उसके साथ लड़ना ही था। और आप सोच ही सकते हो पांडियन दिव्या पे कैसे ही हाथ उठाता। तो इस पॉइंट से पांडियन सिर्फ डिफेंस करने लगता है और हम देखते हैं कि एंड में चंद्रमुखी ठीक वैसे ही पांडियन को मारती है जैसे उसके प्रेमी को मारा गया था, यानी पर्दे में लिपट जाना एंड देन गला काट देना। देन उसके शरीर को ठीक वैसे ही जलाया जाता है जैसे चंद्रमुखी को जलाया गया था। यहाँ बस ट्विस्ट ये था कि पर्दे में लिपटने के बाद पांडियन निकल गया था और उसकी जगह महागुरु रुद्र आ गए थे। जी हाँ, वही अघोरी बाबा, यानी कि कई सालों बाद फाइनली रुद्र मारे गए, उनको मुक्ति मिल गई है। शायद उन्हें पछतावा था अपने किए का। साथ ही उन्होंने चंद्रमुखी की अस्थियों को कमरे में रखा था, यानी रुद्र अपनी मौत का ऐसे भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो महागुरु रुद्र पे शाप था कि उनकी मौत चंद्रमुखी के हाथों ही होगी और ऐसा ही हुआ। विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। वहीं चंद्रमुखी के नजर में उसका बदला पूरा हुआ, यानी दिव्या अब ठीक हो चुकी है। दूसरी तरफ कुल देवी की पूजा भी समाप्त होती है और सब कुछ अब एकदम फर्स्ट क्लास हो चुका था, यानी परिवार पर से प्रॉब्लम्स भी हट गई, चंद्रमुखी का प्रकोप भी खत्म, ऑल इज वेल इन द एंड। तो बस यही थी फिल्म चंद्रमुखी 2 की कहानी। कहानी खुद में काफी क्लियर है, तो यहाँ ऑब्वियसली कोई थियरीज नहीं है, लेकिन अगर मैंने कुछ भूल चूक करी हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि मैंने बिना सबटाइटल के फिल्म तमिल में देखा है और मुझे तमिल जरा सी भी नहीं आती। अब वो थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो देख के ही विजुअल से मुझे पता चल गया कहानी क्या चल रही है एंड ऑल दैट। सो इट्स पॉसिबल कि कहानी में मैं हल्का फुल्का हेर फेर कहीं कर दिया हूंगा। वैसे मैंने अपने हिसाब से सब सही बताया है जितना मुझे समझ आया। वैसे कुछ गलती हुई हो तो कमेंट्स में प्यार से बता देना। खैर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।